हाय फ्रेंड्स, मैं शिव दुर्गेश कुमार एमएससी फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लामीज थ्योरम क्या होता है तथा इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लामीज थ्योरम क्या कहता है। लामीज थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई तीन वेक्टर है और यदि उनका रिजल्टेंट है वो जीरो हो तो उनमें से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड उन दो बचे हुए दो वेक्टर के बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको ये तो हमने स्टेटमेंट कह दिया, लेकिन अब इसका मैथमेटिकली मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई तीन वेक्टर्स हैं। पहला वेक्टर मान लिया मैंने ये ए वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मान लिया मैंने ये बी वेक्टर है और तीसरा वेक्टर मान लिया मैंने ये सी वेक्टर है। और इनके बीच का जो एंगल है वो मैंने एज्यूम कर लिया कि यहाँ एल्फा है, ये एंगल है वो बीटा है और ये एंगल है वो गामा है। तो अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम क्या हुआ कि जो किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे मैं एक वेक्टर को मान लिया कि ये पहला वेक्टर मैंने चूज किया, इसका मैग्नीट्यूड जो दो वेक्टर बचे इनके बीच के एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि साइन ये एंगल अल्फा, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन अल्फा। क्योंकि ये क्या कह रहा है लामीज थ्योरम, क्या कहा कि इनमें से किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर लिया मैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो दो वेक्टर हैं बी और सी, इनके बीच का जो एंगल है अल्फा इसके साइन के प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए यही तो लिखा मैं। इसी प्रकार जो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? यदि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये तो बी वेक्टर रहा। अब बच गए कौन से एंगल, कौन से दो वेक्टर बचे? सी वेक्टर और ए वेक्टर। इनके बीच का एंगल कितना है? बीटा। इसके किसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे फिर? ये साइन बीटा के। इसी प्रकार सी, जो सी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल होगा? साइन गामा के। भाई यही तो कह रहा है लामीज थ्योरम स्टेटमेंट। अब इन तीनों इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा। ठीक है। अब इस जो ये हमने फिगर बनाया, जो अरेंजमेंट किया वेक्टर्स का, इसको ध्यान से देखिए। यदि मैं ए वेक्टर को इस प्रकार से ड्रॉ करता हूँ, ये मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है, तो अब आपसे मैं पूछूं कि बी वेक्टर किधर जा रहा है? बी वेक्टर ये जा रहा है, ये डायरेक्शन है बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर को क्या मैं इस प्रकार से डिनोट कर सकता हूँ? ये मान लिया बी की, ये बी वेक्टर सेम ये बता रहा है डायरेक्शन। और सी वेक्टर कहाँ है? नीचे की ओर आ रहा है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सी वेक्टर हुआ, देखिए सी वेक्टर हो गया। अब अगर एंगल की बात करें, अगर एंगल का रिप्रेजेंटेशन करें तो वो इनके टेल्स के बीच का एंगल होगा। तो देखिए ए वेक्टर, अगर मैं बात करूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, देखिए ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को मेरे को आगे बढ़ाना होगा। ये देखिए ए वेक्टर को मैं आगे बढ़ाया और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा? ये क्या है यहाँ पर? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल गामा। ये गामा रिप्रेजेंट किया मैं। अगर मैं बात करूं कि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, तो बी वेक्टर को मेरे को आगे बढ़ाना होगा। ये आ गया कितना? बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल है अल्फा। बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा। ठीक है। और अगर हम बात करें कि सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? बीटा। सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, तो सी वेक्टर को मेरे को आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि क्यों बढ़ा रहे हैं आगे? क्योंकि जो एंगल होता है किन्हीं दो वेक्टर्स के बीच का, वो हमेशा उनके टेल्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया फिर? अब बीटा देखिए इसी फिगर से बना। ठीक है। अगर मैं बात करूं ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस बीटा। और फिर ये सी एंगल की बात करें, ये एंगल कितना होगा? ये हो गया अपना पाई माइनस गामा। और ये कितना हो गया? पाई माइनस अल्फा। ठीक है। ये अरेंजमेंट से निकला, इसी अरेंजमेंट से निकला। ठीक है। देखिए ये तो लामीज थ्योरम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यदि मैं उसके स्टेटमेंट को लिखूं तो वो स्टेटमेंट क्या होगा? अब स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या कहता है वो स्टेटमेंट? इफ रिजल्टेंट ऑफ three vectors is zero, then magnitude of a vector is proportional to sine of angle between others two vector
अदर्स टू वेक्टर्स। देखिए इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही तो हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है। देखिए ध्यान से देखिए, यदि बात करें अगर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ ए, वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए, अदर्स जो दो वेक्टर बच गए बी वेक्टर और सी वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना है अल्फा, इसकी साइन के बराबर होगा। तो ये तो किया था जो प्रोपोर्शनल होगा, तो इसे ये तो किया हमने। देखिए इसी प्रकार बी के लिए निकाला हमने, इसी प्रकार सी के लिए फाइंड आउट किया। बस ये स्टेटमेंट हुआ, लॉमिस थ्योरम का स्टेटमेंट हुआ ये। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास लॉमिस थ्योरम पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल होगा तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नोटेशन पढ़ते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं कि मैं किस फिगर को बेस्ड मानते हुए उस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि कैसे वेक्टर्स को हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हमने क्या माना था लॉमिस थ्योरम में कि मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है, ये मान लेते हैं कि हम कोई बी वेक्टर है, और ये मान लिया मैंने ये सी वेक्टर है। यहाँ का एंगल मैंने मान लिया कि ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लॉमिस थ्योरम क्या होगा, अगर ए के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो कितना होगा, और जो बी वेक्टर और सी वेक्टर बीच गए इनके बीच का एंगल कितना है पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा ही तो है, क्योंकि तो हमेशा उनके टेल्स के बीच का एंगल होता है, तो पाई माइनस अल्फा हो गया। तो यह क्या हुआ साइन पाई माइनस अल्फा। अगर बी की बात करें, बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, जो ए और सी के बीच का एंगल है उसकी साइन के बराबर होगा। तो एंगल कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस बीटा। अगर सी के बात करो, सी कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस गामा। ये अजम्पशन हुआ कि इस फिगर को हम बेस्ड मानते हुए न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने वाले हैं। ये अजम्पशन होगा हमारा, ये सेम बात है, वो और ये सेम बात है, लेकिन हम इसको बेस्ड मानते हुए न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि लॉमिस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब हम लॉमिस थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। तो अब फ्रेंड्स हमने लॉमिस थ्योरम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिया है। देखते हैं कि न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है। इफ गिवन दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, कैसे तीन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है। तो कैसे पहचाना हमने कि ये लॉमिस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जो तीन वेक्टर है उनका रिजल्टेंट क्या है जीरो। आउट ऑफ थ्री वेक्टर्स टू आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो तीन वेक्टर्स हैं उनमें से दो जो वेक्टर हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड वेक्टर इज √2 टाइम्स ऑफ आइदर ऑफ द हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। इस और ये आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो थर्ड वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो √2 टाइम्स से इनमें से जो इक्वल वेक्टर थे उनमें से किसी एक के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। जो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स और सी वेक्टर्स इनके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, गिवन कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बी वेक्टर के, और जो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा या तो √2a, या सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा √2b। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब हमने बताया था कि हम किस फिगर को बेस्ड मानते हुए लॉमिस थ्योरम के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर यूं होगा, ये मान लिया हमने ए वेक्टर है, और बी वेक्टर यूं होगा, और ये सी वेक्टर यूं होगा। अब इनका मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बी वेक्टर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ का एंगल में अल्फा एज्यूम करूँ और ये बीटा हुआ और ये गामा हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं। अब देखिए दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो हम ज्योमेट्री, अगर आपने 10th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो उसमें क्या होगा, यदि दो साइड्स बराबर हो तो उनके जो सामने के एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ए वेक्टर है इसके सामने का वेक्टर सामने का एंगल क्या है अल्फा, तो वो अल्फा किसके बराबर होगा, बी के सामने के बीटा के। अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि ए के सामने का एंगल अल्फा है और बी के सामने का एंगल बीटा है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया। फ्रॉम फिगर से क्या कह सकते हैं हम, देखिए फ्रॉम फिगर अगर हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू कितना होगा 180। यही तो होगा ना, 180 तो होगा, तीनों एंगल्स का सम है वो 180 होगा। अब बीटा की जगह अल्फा पुट करें, कितना आ जाएगा अल्फा, यानी कि 2 अल्फा आ जाएगा, गामा इक्वल्स टू 180।
तो गामा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कितना गया 180 माइनस 2 अल्फा, ये हमने निकाला अभी गामा। अब देखिए लामीज थ्योरम से क्या होगा, लामीज थ्योरम से बात करें, लामीज थ्योरम से बात करें तो वो क्या होगा। अब देखिए ए का जो मैग्नीट्यूड है अपॉन क्या होना चाहिए, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, साइन पाई माइनस एल्फा, साइन पाई माइनस एल्फा। पाई माइनस एल्फा क्यों लिया, क्योंकि बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, बी वेक्टर को आगे तो बढ़ाओगे आप, ये तो एंगल सेलेक्ट करोगे पाई माइनस एल्फा, ठीक है, किसके इक्वल होना चाहिए। अब हम बात करेंगे ए अपॉन जो साइन पाई माइनस एल्फा है ये किसके इक्वल होना चाहिए। अभी हमने गामा की वैल्यू फाइंड आउट की, गामा की, तो गामा के लिए क्या जाएगा ऊपर सी और नीचे साइन माइनस साइन पाई माइनस गामा। सी के लिए अगर मैं लिखूँ तो साइन पाई माइनस गामा तो आएगा ये एंगल पाई माइनस गामा, सही है। इसको सोल्व करें, क्या जाएगा ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा, ये है। अब वैल्यू पुट करते हैं गामा की, तो क्या जाएगा ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए पाई माइनस 2 अल्फा, पाई माइनस 2 अल्फा, आगे सोल्व किया तो कितना है, यह आ गया आपके पास। तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू अगर रूट टू ए, तो क्या आ जाएगा ए अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू रूट टू ए और साइन पाई माइनस 2 अल्फा, पाई में से अगर कुछ भी एंगल घटाते हैं तो वापस क्या आता है, साइन ही आता है। तो देखिए साइन 2 अल्फा, अगर इसको ओपन करें साइन 2 अल्फा की फॉर्मूले से 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, तो क्या जाएगा आगे, ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, यही आया हमारे पास। अगर साइन से साइन कैंसिल फिर आगे, अगर इसको आगे सोल्व करें तो क्या आएगा हमारे पास 2 कोस अल्फा, 2 कोस अल्फा इक्वल्स टू रूट 2, तो कोस अल्फा इक्वल्स टू कितना आया 1 अपॉन रूट 2, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया पाई बाई 4, तो ये अल्फा का वैल्यू आया हमारे पास पाई बाई 4, अल्फा का वैल्यू आ गया, एंगल तो निकालना था, तो ये तो हमारे पास पाई बाई 4, ठीक है। अगर गामा की बात करें, गामा की वैल्यू कितनी थी, पाई माइनस 2 अल्फा, पाई माइनस 2 अल्फा थी, तो अल्फा की वैल्यू अगर पुट करें तो कितना है पाई माइनस अल्फा कितना है पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 2, तो ये आ गया पाई बाई 2, तो गामा कितना होगा पाई बाई 2, गामा का वैल्यू आया हमारे पास पाई बाई 2। बीटा का वैल्यू, अब देखिए अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, बीटा होगा, क्योंकि अगर दो किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर हो तो उनके बीच जो आमने सामने के एंगल होंगे वो भी बराबर होंगे, तो देखिए अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बीटा, ये प्रॉपर्टी है, ये ज्योमेट्री से है, अगर आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा तो वहां से ही अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा। तो देखिए अब अल्फा की वैल्यू भी कितनी है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो अल्फा की बात करो तो अल्फा थोड़ी ना है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा थोड़ी ना है, क्या है पाई माइनस अल्फा। अगर बात करूं मैं अल्फा और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा कितना आ गया, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस अल्फा कितना है, पाई माइनस अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। अब हम बात करें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है पाई माइनस गामा, पाई माइनस गामा, ए वेक्टर को आगे बढ़ाए और बी वेक्टर इधर पाई माइनस गामा है, तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इनके बीच का एंगल है पाई माइनस गामा, गामा का वैल्यू पाई बाई 2, तो पाई माइनस पाई बाई 2 ये आ गया पाई बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल पाई बाई 2। अगर हम बात करें एंगल के, अब हम बात करते हैं ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पर पाई माइनस बीटा, फिगर से देखिए ना पाई माइनस बीटा ही तो आएगा, दोनों के टेल्स के बीच का एंगल लेना है हमें, तो पाई माइनस बीटा। अगर इसको आगे सोल्व करें तो क्या आ जाएगा पाई माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है पाई बाई 4, वही आ जाएगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि बीटा इक्वल्स पाई बाई 4 है तो 3 पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। तो कितना आया, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आया पाई बाई 2, और बी वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल कितना है पाई माइनस अल्फा, यानी कि ये आ गया हमारे पास 3 पाई बाई 4, और ए वेक्टर और सी वेक्टर्स के बीच का एंगल आया हमारे पास 3 पाई बाई 4। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब फ्रेंड्स हमने लामीज थ्योरम पर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल लिया है और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है।
कि ए बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टू स्ट्रिंग्स फर्स्ट एंड टू। ये जो बॉब दिया हुआ है जिसका वेट है 3 न्यूटन, वो 2 स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब किसी प्रकार से कोई मोशन नहीं करा। फाइंड द टेंशन फोर्सेस इन द स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग्स में, जो रस्सियों में जो टेंशन फोर्स होगा उसको हमें फाइंड आउट, उसकी वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है हमें। तो देखिए, जब भी हम किसी भी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स की बात की जाती है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसकी डायरेक्शन वो हमेशा पार्टिकल से अवे होती है, वो हमेशा पार्टिकल से अवे होती है। कैसे? जैसे मान लीजिए 3 न्यूटन का कोई बॉब दिया हुआ है तो इससे जो डायरेक्शन होगी, टेंशन फोर्स होगा, वो हमेशा इससे दूर की ओर लगेगा, इसको खींचेगा, दूर की ओर लगेगा। इसी प्रकार जो फर्स्ट स्ट्रिंग है इसमें कैसे होगा, जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी यहाँ पर कैसे लगेगा, ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, यदि मैं इसको फोर्स F1 मान लूँ, ये फोर्स अगर हम मान ले कि F1 फोर्स है और ये मान ले कि हम ये F2 फोर्स है, F1 और F2 यहाँ पर टेंशन फोर्स ही है, लेकिन है तो फोर्स ही, फोर्स मान लिया, और 3 न्यूटन है, ये मान लिया मैं F3 है। तो अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि F वेक्टर प्लस F1 वेक्टर, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर है, ये इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ये लॉमिस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए कैसे यूज करते हैं। तो लॉमिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कि लॉमिस थ्योरम में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो सिस्टम है यहाँ पर 3 फोर्सेस दिए हुए हैं या 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो हम लॉमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो F1, F2, F3 है, इनके बीच का एंगल कितना होगा। ध्यान से देखिए, इस फिगर की बात करें, F2 और F3 के बीच का एंगल 90 डिग्री तो होगा भाई, नीचे है और ये ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल अंडर है, नीचे नीचे की ओर वर्टिकल है, डाउनवर्ड। तो देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर ऊपर बात करूँ मैं, इस फिगर में थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ, अगर इस लाइन को मैं ऊपर बढ़ाऊँ तो क्या मिल रहा है आपको, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री तो होगा। ये तो पैरेलल लाइन हो गई, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो अब ये जो एंगल बन रही है 30 डिग्री की तो होंगे। तो ठीक है, अगर मैं बात करूँ F2 और इस लाइन के बीच के एंगल, तो ये कितना हो जाएगा फिर 90 डिग्री। अब यहाँ से फिगर से देखिए, ध्यान से देखिए, F1 और F2 के बीच का जो एंगल होगा, ये वाला पूरा एंगल, इसका वैल्यू होगा आपके पास 120 डिग्री, ये वैल्यू होगा आपके पास। अगर यहाँ की बात करें, अब यहाँ पर इनके बीच का एंगल कितना होगा, F1 और F3 के बीच का 90 यहाँ पर हो गया, 120 यहाँ पर हो गया, ये दोनों 210 हो गया, ये बचा 150 कैसे हुआ, क्योंकि किसी पॉइंट पर बने हुए जो एंगल है उनका सम 360 होता है, उससे ही निकाला हमने, 150 हो गया। देखिए अब लॉमिस थ्योरम से देखिए, लॉमिस थ्योरम, लॉमिस थ्योरम क्या कह रहा है ना, यदि मैं F1 का ऐसे लिखना चाहूँ, F1 अपॉन क्या होगा, जो F2 F3 बच के इनके बीच का एंगल कितना है, साइन 90। और अगर बात करें F2 की, F2 को जब हम लिख रहे हैं तो क्या बच जाएगा, F1 और F3 के बीच का एंगल का साइन, तो F1 और F3 के जो एंगल है इनके बीच का साइन, तो साइन 150। देखिए 150 जो है F1 और F3 इनके 150 आ गए। अगर बात करें F3 का, तो F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, F1 और F2 के बीच का एंगल है 120, तो साइन 120। ये लॉमिस थ्योरम से लिखा हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लॉमिस थ्योरम से लिखा हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब देखिए अगर मैं F1 का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, F3 का वैल्यू दिया हुआ है, F3 का वैल्यू अगर सो अब इसको सोल्व करें तो क्या जाएगा, F1 अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन 120, साइन 120 लिखा। अगर इसको सोल्व करें तो F1/1 और ये कितना आ गया, F3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 न्यूटन, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, और वह साइन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, F1 इक्वल्स टू 3 और इसका वैल्यू कितना है, √3/2, ये हो गया। अगर इसको सोल्व करें तो कितना आएगा, 2√3 न्यूटन। तो F1 का वैल्यू आया हमारे पास ये। अगर बात करें F2 की, कि F2 कितना होगा हमारे पास, अगर बात करें F2 की, F2 कितना होगा हमारे पास, तो लिखें वही, इसी के इक्वल ले लेता हूँ मैं, तो F2 अपॉन साइन 150 इक्वल्स टू 3 और इसका वैल्यू हो गया √3/2। इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ मैं। अब देखिए इसको आगे सोल्व करें, तो आगे सोल्व करने पर क्या होगा, F2 अपॉन साइन 50, ये कोस में चेंज हो जाएगा,
F2 कोस में चेंज होगा तो कोस 60 और ये हो जाएगा आपका 2√3, हाँ 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अगर और सोल्व करें तो इसको ये हो जाएगा F2 इक्वल्स टू 2√3 कोस 60। अगर इसका वैल्यू की बात करें कितना आ जाएगा वैल्यू, ये कोस 60 का वैल्यू 1/2 पुट किया तो कितना आ जाएगा 1/2 2√3 यानी कि आ गया √3 न्यूटन। तो देखिए हमने F1 और F2 का वैल्यू फाइंड आउट किया कि कितना वैल्यू होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि लामिश थ्योरम क्या होती है तथा इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, साथ में ही हमारी वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।